दोस्तों अभी पिछले संडे की ही बात है। मैं और मेरा एक दोस्त दिल्ली के कनॉट प्लेस में किसी काम से गए थे। तो जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे तो उसने अपनी फैमिली के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई। उसने बोला कि यार तुझे पता है, मेरी दादी को अगर उस जमाने में फाइनेंस के बारे में जानकारी होती तो आज किस्मत खुल गई होती हमारी। उसने बोला कि यार देख, हुआ क्या था, 1964 की बात है। उस टाइम मेरे परदादा जो थे उनकी बहुत तबीयत खराब चल रही थी। तो एक दिन उन्होंने मेरी दादी और दादी की बहन को अपने पास बुलाया और दोनों को 5-5 हज़ार रुपये देकर बोले, देखो बेटा, ये जो पैसे हैं ये मैं अपने दोनों खेत बेच कर लाया हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब मैं और ज़्यादा जी पाऊँगा। तुम इन पैसों को लो और इन्हें संभाल के रखना, और जब भी इनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़े तभी इनका इस्तेमाल करना। और हाँ, इन पैसों के बारे में किसी को ना पता चल पाए। अब देख, तुझे तो पता ही है कि उस टाइम पर औरतों पर कितनी पाबंदियाँ लगाई जाती थीं। तो मेरी दादी ने तो उन पैसों को एक पोटली में रखा और मौका देकर एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया। लेकिन उनकी बहन को इस तरह से पैसे छुपाने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो उन्होंने उस टाइम क्या किया, उन्होंने जानबूझकर एक बकरी को खोला और उसे घर से बाहर भगा दिया, और उसका पीछा करने के बहाने वो बाहर निकल गई। घर वालों को लगा कि बस यहीं आसपास ही गई होंगी, वो पकड़ लाएंगी बकरी को। पर उन्होंने तो यहाँ अपना असली काम किया। वो जल्दी से एक जोहरी के पास गई और 5,000 रुपये के बदले में वो सोना खरीद कर ले आई, और जैसे तैसे छुपाकर उस सोने को उन्होंने अपनी एक खास तिजोरी में रख दिया। अब ऐसे ही इतने साल बीत गए, अब तक भी इन दोनों ने अपने इस राज का किसी को पता नहीं लगने दिया था। पर पिछले साल जब अचानक से ही मेरी दादी की डेथ हो गई तो मेरी दादी की सिस्टर ने तब जाकर ये बात सबको बताई। उन्होंने बताया कि वो और हमारी दादी को इस तरह से पैसे मिले थे। तो हमारी दादी ने तो वो पोटली में डालकर ज़मीन में गाड़ दिए, पर उन्होंने इनका इस चालाकी से बाहर निकलकर सोना खरीदा, उसे एक तिजोरी में रखा और कहीं छिपा दिया। ये तिजोरी का पता उन्होंने अभी 2 महीने पहले ही घर वालों को दिया। फिर ढूंढने पर उनकी तिजोरी भी मिल गई, और जहां हमारी दादी ने पैसे दबाए थे वो भी मिल गए। मेरी दादी के पैसे तो बिल्कुल यूजलेस हो चुके थे, गल सड़ चुके थे, लेकिन उनकी सिस्टर का गड़ा हुआ सोना अब भी बिल्कुल वैसा ही था। और यार तुझे जानकर हैरानी होगी कि आज यानी कि 2023 में इस 5,000 रुपये के सोने की कीमत लगभग 48,40,000 रुपये हो गई है। मैं सच में इस अमाउंट को सुनकर शॉक रह गया। मेरा दोस्त बार बार इस बात को मेंशन कर रहा था कि काश मेरी दादी ने भी कैश रखने के बजाय गोल्ड ही खरीद लिया होता। वेल ऐसा वो बार बार क्यों बोल रहा था, इसका मैं लॉजिक आपको बताता हूँ। तो जिस टाइम की वो बात कर रहा था वो 1964 के टाइम की बात थी, और उस टाइम पर गोल्ड की प्राइस लगभग 63 रुपये की थी। अब 63 के हिसाब से उनको 5,000 रुपये में अप्रोक्स 793 ग्राम सोना पड़ा। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि गोल्ड की कीमत अब लगभग 60,000 रुपये तोला हो चुकी है। एंड तोला आप सभी को पता होगा 10 ग्राम का होता है। तो इस हिसाब से जो सोना उस टाइम पर 5,000 रुपये का लिया गया था, आज 2023 में उस सोने की वैल्यू लगभग 40.5 लाख रुपए हो चुकी है। अब ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार हम ये सोच लेते हैं कि अगर हमारे पास कैश रखा हुआ है तो वो हमारा बहुत बड़ा एसेट है, और इनको हम बैंक में जमा कराकर ऐसे ही छोड़ देते हैं। बट बैंक उन पैसों पर हार्डली आपको 3 से 5% का इंटरेस्ट देता है। और यहाँ पर भी स्टिल हमको यही लग रहा होता है कि यार पैसे तो बढ़ ही रहे हैं हमारे। बट आज के टाइम में इन्फ्लेशन जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसके हिसाब से आपकी पैसों की वैल्यू बढ़ तो बिल्कुल भी नहीं रही, उल्टा घटती चली जा रही है। और इसका एक छोटा सा नमूना अभी आपने देख ही लिया है। पहले के टाइम में 5,000 रुपये की भी इतनी वैल्यू होती थी कि उससे हम एक प्रॉपर्टी तक खरीद सकते थे। बट आज के टाइम में प्रॉपर्टी तो छोड़ो, इतने में तो एक किराए की दुकान भी बहुत मुश्किल से मिलती है। तो पहला पॉइंट हमारा यह है कि कैश को एक एसेट समझकर लंबे टाइम तक अपने पास रखने की जगह अगर आप कमोडिटीज में इस कैश को इन्वेस्ट कर देते हो तो लॉन्ग टर्म में आपकी ये इन्वेस्टिंग की वैल्यू बढ़ती ही रहेगी। क्योंकि पिछले कुछ टाइम में अगर आप देखो तो गोल्ड के प्राइस बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं, और ऑब्वियसली आगे भी ये बढ़ने ही हैं। दूसरा एसेट है हमारा सब्सक्राइबर्स या फिर फॉलोअर्स। जेफरी के रॉड से एक बार ये पूछा गया कि सर, अगर आपके सामने 2 ऑप्शंस हो, $20 लाख या फिर 20 लाख फॉलोअर्स, तो इन दोनों में से आप किसे चुनेंगे? रॉड्स ने बिना सोचे फटाफट जवाब दे दिया, जी 20 लाख फॉलोअर्स। तो सवाल पूछने वाले ने हैरान होकर कहा, अरे क्यों? जब आपको इतने सारे पैसे मिल रहे हैं तो आपको फॉलोअर्स क्यों चाहिए? देखो, मैं शुरू से ही प्रॉफिट के मामले में लॉन्ग टर्म की सोचता आया हूँ। ये पैसे तो मुझे सिर्फ एक बार ही मिलेंगे, लेकिन अगर मैं फॉलोअर्स को चुनता हूँ तो वो मेरे लॉयल फॉलोअर्स होंगे, जिन्हें अगर मैं $20 लाख की कोई भी चीज़ बेचूं तो इंस्टेंटली $40 लाख तो मुझे वैसे ही मिल जाएंगे। और अगर मैं $20 की जगह $500 की कोई चीज़ बेचता हूँ तो सिर्फ इसी चीज़ से मैं लगभग मिलियंस में अर्न कर सकता हूँ। अब देखो, आप सभी इस चीज़ से अवेयर हो कि कंटेंट क्रिएशन कितना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। हर तीसरा इंसान अपना खुद का कंटेंट बना के अच्छे फॉलोअर्स गेन करके लाखों रुपए कमा रहा है। श्लोक श्रीवास्तव, जिन्हें आप टैग बर्नर के नाम से जानते होंगे,
उनकी उम्र अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो साल 2023 के हिसाब से वो 28 साल के हो चुके हैं। बट उम्र के हिसाब से उन्होंने जो कामयाबी अचीव की है वो अलग ही लेवल की है। आज अपनी वीडियोस में वो जिस भी प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं उस कंपनी से उनको 15 से 20 लाख का अमाउंट तो बहुत आसानी से मिल जाता है। आप सोच रहे हो 15 से 20 लाख सिर्फ एक वीडियो बनाने के लिए? क्यों? क्योंकि आज उनके पास 10.9 मिलियन सब्सक्राइबर्स का एक बड़ा फैन बेस है। अब अगर आपके मन में यह आ रहा है कि वो टैग बर्नर है भाई, उनके जितने सब्सक्राइबर्स गेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, तो ठीक है, अब मैं यहाँ पर अपना ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ। आज मेरे चैनल पर करीब 2,24,000 सब्सक्राइबर्स हैं, जो कुछ लोग की नज़रों में कम हों और कुछ की नज़रों में बहुत ही ज़्यादा। बट स्टिल मैं अपने इस चैनल प्लस अपनी वीडियो एनिमेशन एजेंसी से 1 लाख प्लस की अर्निंग कर रहा हूँ, वो भी सिर्फ 24 साल की उम्र में। आप सोच सकते हो कि जहाँ पहले के टाइम में इतने पैसे कमाने के लिए किसी बहुत बड़ी कंपनी में काम करना पड़ता था, वहीं आज अगर आपके पास फॉलोअर्स हैं या फिर सब्सक्राइबर्स हैं तो आप ऐसे ही इतने पैसे कमा सकते हो। तो ये भी आपके लिए एक ऐसा एसेट है जिसे कैश से तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। लेकिन हम इतने सब्सक्राइबर्स भी गेन नहीं कर पाए तो क्या होगा? लाख तो छोड़ो, हजारों कमाने के भी लाले पड़ जाएंगे। तो इसके सोल्यूशन में आपके लिए ये तीसरा एसेट है, जो कि है एक साइड हसल। फॉर्ब्स के मुताबिक रिहाना इस दुनिया की सबसे अमीर सिंगर है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि उन्होंने अपनी ये वेल्थ सिंगिंग करके जितनी नहीं कमाई, उससे ज्यादा उन्होंने अपने फैशन ब्यूटी वेंचर से कमाए हैं। चलो, ये तो फिर भी एक वेल नोन पर्सन है। कई सारे मैंने ऐसे यूट्यूबर्स भी देखे हैं जिनका सब्सक्राइबर बेस तो उतना बड़ा नहीं होता, बट स्टिल उनके पास जितने भी सब्सक्राइबर्स होते हैं उनको वो अपने चैनल के थ्रू अपना खुद का कोई प्रोडक्ट दिखाते हैं और उसको वो इस तरह से रिव्यू करते हैं कि लोग क्यूरियस हो जाते हैं उसे परचेज करने के लिए। एंड इस तरह वो एक साइड हसल के थ्रू अपने मेन काम से भी ज़्यादा कमा लेते हैं। तो ऐसे ही किसी साइड हसल के लिए अगर आप भी अपना कैश इन्वेस्ट करते हो तो हो सकता है कि आगे चलकर आपका यही साइड हसल आपका मेन बिजनेस बन जाए। अगला यानी कि चौथा एसेट है हमारा आर्ट्स एंड हिस्टोरिकल थिंग्स। मेरे बचपन में मुझको एक अमेरिकन शो देखने का बहुत शौक था, जो हिस्ट्री टीवी 18 चैनल पर आता था। इस शो का नाम था पॉन स्टार्स। अब इस शो में होता ये था कि यहाँ पर कई लोग अलग अलग तरह की क्लासिक, हिस्टोरिकल और एंटीक चीज़ें बेचने आते थे, और अगर उन शॉप ओनर्स को उनकी उस चीज़ की असली वैल्यू पता चल जाती तो वहीं पर वो उनको मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो जाते। पहले तो मुझे ये लगता था कि यार लोग ऐसी चीज़ें खरीदकर क्यों इतने पैसे खराब करते हैं, बट बाद में जाकर मुझे ये समझ आया कि इन चीज़ों की वैल्यू टाइम के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपने कई बार ऑक्शंस भी होते हुए देखे होंगे, जहाँ पर आपको ये पता चला होगा कि ये चीज़ उस टाइम की है और इतने लाख में बिकी है, या पहले के टाइम में ये उस फला इंसान ने इस्तेमाल की थी और ये आज इतने की बिकी है। अब देखो, सिर्फ हिस्टोरिकल चीज़ें ही नहीं, कई ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो एज अ लिमिटेड एडिशन लॉन्च होती हैं, और ऐसी चीज़ों पर पैसा लगाने की कुछ लोग ताक में रहते हैं ताकि आगे चलकर जब इस चीज़ की वैल्यू बढ़े तो इससे वो कई ज़्यादा गुना प्रॉफिट कमा ले। अगला एसेट है यहाँ पर रियल एस्टेट। मुझे याद है कि जब मेरी मम्मी ने मेरे को ये बताया था कि बेटा जब हम दिल्ली में रहने आए थे तो उस टाइम पर तुम्हारे पापा और तुम्हारे दादाजी ने ये जो 100 गज का मकान है हमारा, वो 11,000 रुपये में खरीदा था, और ये वो टाइम था जिस टाइम प्रॉपर्टी की कीमत आसमान छू रही थी। बट आज हमारे इस घर की वैल्यू 1 से 1.5 करोड़ रुपए तक की है। एंड दिल्ली के जिस इलाके में हम रहते हैं, अगर हमने अपने इस घर को सेल करने का फैसला कर लिया तो मुश्किल से 2-3 दिन के अंदर ही हमारा घर इतने में बिक चुका होगा। तो उस टाइम से ही मुझे एक प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू का पता चल चुका था। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेरे एरिया में ही है, आपका भी घर जो आपने पहले कभी एक टाइम पर खरीदा था, आज के टाइम के हिसाब से आपके घर की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी। वजह इसकी यही है कि जिस तेज़ी से इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, वैसे ही इस हाई डिमांड के चलते प्रॉपर्टी के रेट्स भी बढ़ते ही जा रहे हैं। रिच डैड पुअर डैड बुक के रॉबर्ट कियोसाकी एक फेमस ऑथर होने के साथ साथ एक रियल एस्टेट एजेंट भी हैं, और आज उनके पास जितनी भी वेल्थ है उसका 60 से 70% उन्होंने रियल एस्टेट से ही कमाया है। तो प्रॉपर्टी भी एक और एसेट है आपके लिए जो आप कैश की जगह रखना प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि इसका जो रिटर्न्स का परसेंटेज है वो कमोडिटी से भी बहुत ऊपर है। तो ये थे वो 5 एसेट्स जिसमें आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करके उसकी वैल्यू बढ़ा सकते हो, और ना सिर्फ वैल्यू बढ़ा सकते हो बल्कि हर साल इस बढ़ते हुए इन्फ्लेशन को आप बीट भी कर सकते हो। बाकी अगर आप एक मिडिल क्लास पर्सन हो और बहुत मेहनत करने के बाद भी आप वो कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे जो आप चाहते हो, तो इस वीडियो में मैंने इसके पीछे के 3 बड़े रीजंस बताए हैं, इसको ज़रूर चेकआउट करना। तो मिलते हैं अपनी उसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।